Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। 3.5 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा एनसीईआरटी का। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions, full stop. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. कहता है कि आपको बताने हैं कि जो आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं उनमें से किस किस के यूनिक सॉल्यूशन है, किस किस के मैनी सॉल्यूशन है, किस किस के नो सॉल्यूशन है। इन केस अगर किसी के यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको उनके सॉल्यूशन को फाइंड भी करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चे पहला पार्ट ये है, देखते हैं एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक मैनी और नो सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि इसके कौन से सॉल्यूशन है। तो चलिए चेक करते हैं। तो उसके लिए मेरे को a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करना होगा बेटा, है ना। तो a1 अपॉन a2 अगर मैं ध्यान से देखूं तो a1 अपॉन a2 मैंने बताया था आपको क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 अपॉन 3। अब देखते हैं a2 कह रहा हूं b1 अपॉन b2, है ना। तो b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है बच्चे, b1 अपॉन b2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y होता है ना। तो दैट इज -3, आप देख सकते हैं -3, और b2 है -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 3 टाइम्स में, तो कितना आ गया बेटे 1/3। अब ये दोनों अगर सेम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, या तो मैनी होगा या फिर नो होगा। तो फिर हमें C1 और C2 भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं C1 अपॉन C2 ना। तो C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म यानी कि -3 और C2 की वैल्यू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया 3/2, यानी कि ये 1/3, ये 1/3 और ये 3/2। तो इट मीन C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल आ रहा है। तो इन दैट केस क्या होता है बच्चे, नो सॉल्यूशन, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि इसके नो सॉल्यूशन है। तो हैंस द गिवन सिस्टम of linear equations has no solution। ठीक है बच्चे, नो सॉल्यूशन, तो इसके नो सॉल्यूशन है ना। तो देखते हैं सेकंड पार्ट एक बार। तो सेकंड पार्ट है बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है बच्चे, सेकेंड पार्ट ये है। तो एक बार देखते हैं सेकेंड पार्ट। पहले a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 देखिए बेटा 2 और 3 यानी कि 2/3 आएगा। b1 अपॉन b2, सो b1 अपॉन b2 है बच्चे 1, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 2 है। तो बच्चे ये अनइक्वल आ गया, अनइक्वल आ गया तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसके क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हैंस द गिवन सिस्टम of linear equations has unique solution। ठीक है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में लिखा था कि अगर किसी के यूनिक सॉल्यूशन आ जाएं
तो आप उसको फाइंड भी कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैं इसको फाइंड भी करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं एक बार इक्वेशन क्या है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बच्चे इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई। अच्छा, इसको इधर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो C1 और C2 होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है ना। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, और सिमिलरली 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके पहले इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं ना। तो जैसे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो बच्चे a1 a2 क्या है 2 और 3, कॉमा b1 b2 क्या है 1 और 2, और c1 c2 क्या है -5 और -8। ठीक है बेटा, अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का और आंसर फाइंड आउट कर लूंगा, है ना। तो बच्चे फॉर्मूला क्या है, नाउ फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था x अपॉन में, याद होगा आपको अच्छे से, मैंने आपको बताया था b से स्टार्ट होता है b1, अच्छा b के बाद c, 1 के बाद 2, b1 था तो b2 बोला था, और c2 था तो c1 बोला था, और मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाया था फॉर्मूला अच्छे से। अब y के अपॉन में c1 पे एंड हुआ है तो c1 से स्टार्ट होगा, c1, c के बाद आता है a, 1 के बाद 2, और c1 है तो c2, a2 है तो a1। अब ये a1 पे एंड हुआ है तो a1 से स्टार्ट होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है बेटा, देखते हैं एक बार इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सो x अपॉन, देखिए b1 बच्चे देख सकते हैं आप कितना है 1, तो 1 आ गया, c2 माइनस 8, फिर माइनस b2 देखिए 2 है, c1 इज -5। ओके, तो y अपॉन में c1 -5, c1 के बाद a2 है 3, फिर माइनस c2 माइनस 8 है, और a1 है 2 इक्वल टू 1 अपॉन में a1 के अपॉन में 2, और b2 2 है, माइनस a2 की वैल्यू 3 है बच्चे, और b1 की वैल्यू 1 है। तो आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं, और अब मैं इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करूंगा, है ना। तो देखेंगे ध्यान से, तो बेटा x अपॉन में देखिए -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, 5 2 ज़ा 10। सो y अपॉन में ध्यान से देखना, 5 3 ज़ा 15 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन में देखिए 2 to the 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए 10 माइनस 8 करूंगा तो प्लस का 2 आएगा, y अपॉन में कितना आ रहा है चेक कर लो 1, और 1 अपॉन में यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। अब एक बार इस वाले वेरिएबल को कंपेयर करेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू से, और एक बार इसको, बताया था ना मैंने आपको, एक बार इसको और एक बार इसको। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग, तो x बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, एक ये हो गया, और एक था y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, एक ही हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x 1 ज़ा x और 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो y 1 ज़ा y और 1 1 ज़ा 1, तो y की वैल्यू आ गई बच्चे 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है बिल्कुल, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, मैं आपसे ये जरूर कहूँगा बेटा कि आप एक काम करना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को किए हुए, तो आप एक काम करना कि हम जितने भी क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं, आप उसको सेल्फ कैसे करेंगे बेटा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाए दोनों टॉपिक्स, और दूसरी बात आपके आंसर भी वेरीफाई हो जाएंगे। अगर आपके आंसर सेम आते हैं तो इट मींस आंसर ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं फिर अब देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट ना एक बार। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे बेटा सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 देखिए बेटा कितना है 3 अपॉन 6
कैंसिल आउट करके आएगा 1/2 है ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ओके, और b1/b2 देखते हैं एक बार। तो b1/b2 है -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10, दैट इज 1/2। तो बेटा ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा। तो C1/C2 निकालते हैं एक बार। तो C1/C2, अब देखिए बेटा इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता तो ये माइनस का हो जाता ना, आपको पता है, तो मैं -20 लिख दूं डायरेक्ट ही, और इसको भी लेके आऊं तो ये -40। और वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटा दोनों के साइन बदलते हैं, और देखिए ना प्लस का ही तो आ रहा है 20/40, तो कैंसिल आउट करके कितना आ रहा है 21 जा 20 और 22 जा 40, दैट इज ऑल्सो 1/2। देखिए आप तीनों रेशियो सेम आ गए, और अगर तीनों रेशियो सेम होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे कि A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. तो hence the given system of linear equations has infinitely many solution। ठीक है बच्चे, ओके, तो इसके तो है मैनी सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या पता उसके यूनिक आए। तो अगर इसके मैनी है तो क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला था जिसके यूनिक होंगे उसको सॉल्व करना है आपने ना, तो इसके तो यूनिक है नहीं। देखते हैं फोर्थ पार्ट है एक बार। तो इसमें लिखा है बच्चे x - 3y -7 इक्वल टू 0। x - 3y -7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y 3x - 3y -15 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको और देखते हैं बेटा। तो निकालते हैं सबसे पहले A1/A2 दैट इज 1/3। चेक कर लो भैया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/3 आएगा। B1/B2 तो -3/-3, तो माइनस से माइनस 3 से भी 3, यानी कि 1/1 है ना। तो भैया ये अनइक्वल आ गया, अनइक्वल आ गया तो इसके तो यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर इसकी यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें फाइंड भी करना पड़ेंगे। तो पहले तो लिख देते हैं A1/A2 is not equal to B1/B2, so therefore the given system of equation, the given system of linear equations has unique solution। ठीक है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है। और आपसे बोला गया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो आपने फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको मैं करा देता हूं, आपने इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। ठीक है, तो वो आप खुद करना सेल्फ, मैं इसको आपको करा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन देखता हूं, हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हमारे पास x - 3y -7 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन इज 3x - 3y -15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इनके कोफिशिएंट की वैल्यू ले लेता हूं, कितनी आ रही है। तो बच्चे A1 और A2 की वैल्यू 1 और 3 है, ठीक है, कॉमा B1 और B2 की वैल्यू की बात करें तो ये -3 है और ये भी -3 है, कॉमा C1 और C2 की वैल्यू की बात करें तो -7 एंड इज -15। तो ये वैल्यू है। अब फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है बेटे, x y 1 है ना, और मैंने आपको बताया था फॉर्मूले को स्टार्ट कहां से करना है, हमेशा B1 से। तो B1, B के बाद C, 1 के बाद 2, B1 था तो इसीलिए B2 हो गया, C2 था तो इसीलिए C1 हो गया। अब C1 पे एंड है तो C1 से स्टार्ट होगा, C1 A2 C2 A1, A1 पे एंड हुआ है तो A1, A के बाद B, 1 के बाद 2 और A2 B1। तो फॉर्मूला भी आई होप कि आपको अब तक तो याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है। चलिए वैल्यू डाल के देखते हैं एक बार।
सो x अपॉन में b1 माइनस 3 है, तो -3, c2 माइनस 15, फिर माइनस b2 इज -3 और c1 -7। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि c1 ही आएगा, तो c1 कितना है -7 ही है। c1 के बाद a2 है बेटे 3, फिर बीच में माइनस c2 -15, तो -15 और a1 1 है, तो अब ये a1 से स्टार्ट होगा यानी कि 1, b2 चेक कर लो -3 है, b2 के बाद माइनस a2 इज 3, a2 के बाद b1 देखिए बेटा -3 है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो x अपॉन देखिए 15 3 45 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 45, माइनस देखो 1 2 3 टाइम्स माइनस है बच्चे, तो 2 टाइम्स अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, फिर प्लस इंटू माइनस करो तो दोबारा से माइनस हो जाएगा, पता है ना 3 बार माइनस होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे तो माइनस ही आना है। और 7 3 21, 7 21, सो y अपॉन में 7 3 21 माइनस का और बीच में माइनस इंटू माइनस प्लस का, 15 1 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 1 3 माइनस का और माइनस माइनस ये प्लस का, 3 3 9। बच्चे यहाँ पे -3 लिखा है, अगर किसी को ना दिखाई दे रहा हो तो मैं बता देता हूं -3 है यहाँ पे। सो x अपॉन में 45 में से 21 को माइनस करा तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2, 24 आ गया है ना, इक्वल टू प्लस का 24 आएगा y अपॉन में देखिए 15 में से 21 जाएंगे, मतलब 21 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा ना, हाँ बिल्कुल -6, और यहाँ पे 1 अपॉन में 9 - 3 करेंगे तो प्लस का 6। अब देखिए फिर से वही सिचुएशन है ना, तो एक बार इस वेरिएबल के साथ इस कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे और एक बार इस वेरिएबल के साथ इस कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो देखिए x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6, एक बार ये, और एक बार y अपॉन में -6 इक्वल टू 1 अपॉन में 6। चलिए क्रॉस x की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो 24 को शिफ्ट कर देता हूं मैं, अपॉन में 6 से 4 बारी में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। यहां से देखते हैं बेटा, इसको ट्रांसफर किया तो -6 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -6 अपॉन में 6 से 6 एक बारी में, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो बच्चे ये आंसर होना चाहिए, तो आप आंसर पीछे चेक कर सकते हैं, लेकिन एक बार वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, पीछे चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ किसी भी में, इसमें या फिर इसमें, तो सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं, x की जो है x की वैल्यू डाली मैंने 4, पहली में डाल के देख लेते हैं -3, y की जगह y की वैल्यू डाली -1, तो मेरे -7 और इक्वल टू में 0 आना चाहिए मेरे पास। अब देखते हैं 0 आ रहा है नहीं आ रहा, 4 तो ऐसे ही रहा, ये आ जाएगा बेटा, देखो ना चेक करो, -3 इंटू -1 करो तो प्लस का 3 आएगा, और ये -7 ऐसे ही रहा बराबर 0, 4 3 7 और ये माइनस का 7 बराबर 0, तो 7 में से 7 गया 0 बराबर 0। तो बच्चे वेरीफाई भी हो रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट देखते हैं इसका। कहता है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinitely many of solutions, यानी कि कहता है कि a और b के किस वैल्यू के लिए जो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, यानी कि आपसे पहले ही बोल दिया है कि इसमें इस केस में आपके पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है ना। तो मैं एक बार इक्वेशन के पेयर लिखता हूँ, पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका सेकंड क्वेश्चन का। तो बच्चे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b
-2। ठीक है बेटा, तो आपको गिवन है कि इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहीं कुछ और तो नहीं बोल दिया है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ वही है। तो बच्चे कंडीशन क्या है? कंडीशन है फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है बच्चे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि सारे रेशियो इक्वल होते हैं। तो चलो इनकी वैल्यू की बात करते हैं। देखो a1 अपॉन a2 क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 2 अपॉन में a माइनस b, है ना। b1 अपॉन b2 कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3 अपॉन में a प्लस b। और सिमिलरली तीसरा c1 अपॉन c2, तो मैं 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर ये तो नेगेटिव होना चाहिए था क्योंकि उस तरफ होता है? तो बच्चे बात एक ही है ना, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ इसको भी उधर लेके जाऊँ, दोनों नेगेटिव आएंगे और माइनस से माइनस कट गया, तो बात एक ही है, यही आना है ना। तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो, आप देखिए ध्यान से। अब एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं आपस में। तो 3 पेयर बनेंगे, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का और एक इन दोनों का, है ना। ध्यान से देखेंगे तो मैं तीनों पेयर बना लेता हूं। 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी, पहला पेयर तो ये बन गया। दूसरा इन दोनों का बनेगा, तो 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। और तीसरा पेयर इन दोनों का बनेगा, है ना। तो 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। देखते हैं बेटा, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है? 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, है ना। तो लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, दैट इज 3a माइनस 2a, है ना। और ये था इधर 2b और ये माइनस 3b इधर आके प्लस 3b हो जाएगा। तो 3a माइनस 2a करूंगा तो a आएगा बेटे, और 3 2 5b हो जाएगा ये। अच्छा, इतना ही सॉल्व हो सकता है फिलहाल, ये इसको यहीं पे छोड़ते हैं, है ना। इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं एक बार जरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखो 3 3 सा 9a 3b और 3 2 सा 6 माइनस का, और यहाँ पे 7a प्लस का 7b। अब लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो 9a माइनस 7a, ठीक है बच्चे। और राइट हैंड साइड में 7b माइनस का 3b और प्लस का 6। ओके, तो 9 माइनस 7 करते हैं तो कितना आने वाला है? 2a। और राइट हैंड साइड की बात करें तो 7 में से 3 गया 4b और प्लस का 6, है ना। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन होल इक्वेशन में 2 कॉमन है, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ छोटा करने के लिए। तो जब 2 से डिवाइड किया तो ये a, ये 2b और ये 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक काम करते हैं, यहाँ से मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इधर से, हैं। तो a की वैल्यू क्या है बच्चे? 5b। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2b इक्वल टू में 3। तो 5b में से 2b गया तो बचा क्या? 3b इक्वल टू में 3, और 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब b की वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, दैट इज a की वैल्यू आपके पास आ गई 5। ठीक है बेटा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब रही बात इसकी, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे a और b मांगा था और वो हमें मिल चुका है। अगर फिर भी आपने चेक करना है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप a और b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपका एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में डालता हूँ। तो 2 अपॉन में a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है, और राइट हैंड साइड में भी डालते हैं तो 3 अपॉन में 3 इंटू a की वैल्यू कितनी थी? 5।
और b की वैल्यू +1 माइनस का 2, तो यहाँ पे आ गया 2 अपॉन में 5 में से 1 गया 4, है ना। और राइट हैंड साइड में आ गया 3 अपॉन में 5 × 15 +1 -2, तो ये कैंसिल हो क्या गया 1/2। और राइट हैंड साइड में 3 अपॉन में देखो 15 और 1 16, 16 में से 2 गया तो 14 बचेगा। 3 15 और 1 16, 16 में से 2 गया तो 14, हाँ बट ये तो अनइक्वल आ गया। लेट मी चेक, एक बार चेक करता हूँ मैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो अपॉन ए -20, हाँ एक गड़बड़ हुई है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली 3 नहीं था, यहाँ पे 7 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया इसमें, तो इसको मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो 7 2 ज़ा 14, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 और राइट हैंड साइड में भी 1/2, तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी, ठीक है। मैं साइड में ही करा देता हूँ आपको। तो सेकंड पार्ट है बेटा इसका, कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस, यानी कि के की किस वैल्यू के लिए इस पेयर के नो सॉल्यूशंस होंगे। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट एक बार। तो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो है 3x + y, 3x + y = 1, 3x + y = 1 और 2k - 1, 2k - 1 into x प्लस k - 1 into y प्लस k - 1 into y और इक्वल टू में है बच्चे 2k + 1, 2k + 1, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात भी है, देखो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि, है ना। तो आप ध्यान से करें, जब भी अपना सॉल्यूशन करें ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें। देखिए देखते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे पता है नो सॉल्यूशन के लिए काम करना है, तो फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो करते हैं, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1, भाई कोफिशिएंट ऑफ x ना, तो 2k - 1 है, इक्वल टू में b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k - 1 चेक कर लो, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो 1 में 2k + 1। चलिए देखते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं ना, तो 3 में 2k - 1 इज इक्वल टू 1 में k - 1, एक ये पेयर बन गया। एक इन दोनों को कंपेयर कर लेते, तो 1 में k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 में 2k + 1, ठीक है। और तीसरा पेयर इन दोनों का बनेगा, है ना, तो 3 में 2k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 में 2k + 1, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये लिखा था कि k की किस वैल्यू के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, तो मतलब k की वैल्यू बताने, तो नॉट इक्वल टू का अगर हम कंपेयर नहीं भी करेंगे, मतलब इससे सॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहीं तक ही देखते हैं एक बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो गया बच्चे 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ मैं, जरा मार्कर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। तो 2k - 1, ठीक है। अब लाइक टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो 3k - 2k इज इक्वल टू -1 और ये उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 3k में से 2k गया तो बचा क्या बेटे k, है ना। और इस तरफ 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस का। तो बेटा आंसर तो यही है ना। लेकिन ये भी बता देते हैं कि k की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस देखेंगे एक बार सॉल्व करके, तो 2k + 1 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो नॉट इक्वल टू k - 1, तो 2k और -k नॉट इक्वल टू -1 - 1, तो 2k में से k गया तो k
इज नॉट इक्वल टू -2, यानी कि कहने का मतलब है k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, है ना। नॉट इक्वल टू का साइन है ना, तो k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। यहां से भी देखते हैं एक बार, तो देखिए 3 2 6k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 2k -1, सो 6k - 2k इज नॉट इक्वल टू -1 -3, तो ये कितना हो गया बेटा, 6 में से 2 गया तो 4k इज नॉट इक्वल टू -4, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी देख रहे हैं बच्चे, -1, k इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, ये इसका आंसर है। आप इसको नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड्स का यूज करके इस पेयर को सॉल्व करना है। तो बहुत इजी है, मैंने आपको दोनों ही मेथड करा दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप पहले सेल्फ ट्राई करें। ठीक है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, आप उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को टैली कर लें। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि एक आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होती है, दूसरी 2 होती है। आपको जो भी इजी लगे दोनों में से आपने उसको ले लेना है। तो मेरे को तो भैया सेकंड इक्वेशन ज्यादा इजी लग रही है, तो मैं सेकंड ले लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, और फिर मैंने आपसे कहा था कि इनमें से जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा और आसान लग रहा है, आप उसको फाइंड आउट कर लो, मतलब उसको एक तरफ रख के बाकी सबको साइड में, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2y को इधर ही रखा और बाकी 4 माइनस का 3x, और अगर 2 को भी मैं भेज देता हूँ तो 2 डिवाइड में आ जाएगा बच्चे, है ना। और मैंने आपसे कहा था इसको आपने हमेशा इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। आफ्टर दैट ये वैल्यू आपने किससे फाइंड आउट की, सेकंड से। तो मैंने कहा था फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर ये वैल्यू फर्स्ट से फाइंड आउट होती तो मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता। तो देखिए बेटा आगे, पुटिंग y इक्वल टू 4 - 3x अपॉन 4, सॉरी अपॉन 4 नहीं था, ये अपॉन 2 था, गलत हो जाता है क्वेश्चन, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपॉन 2, ठीक है ना बच्चे, देखिए ना 2 था अपॉन में, है ना। हाँ, किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखते हैं एक बार। तो 8x प्लस 5 इंटू वाई, वाई कितना है बच्चे, 4 - 3x अपॉन 2। तो y की जगह y की वैल्यू डाल दी मैंने, है ना, और इक्वल टू में था 9। तो देखते हैं आगे, 8x प्लस, देखो अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं अगर, तो 5 4 = 20, माइनस 5 3 = 15x, और होल अपॉन में 2 इक्वल टू 9 था, है ना। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 2 = 16x प्लस 20 माइनस 15x, और होल अपॉन में 2 आएगा ना एलसीएम में, उसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो 9 2 = 18 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये वाले 2 को एलसीएम से उधर ट्रांसफर कर दिया है। तो 16x में से एक x गया, सॉरी 15x गया, तो बचा x, और राइट हैंड साइड में देखिए 18, और इस तरफ प्लस का 20 है, उधर भेज दूंगा तो माइनस का 20 हो जाता है। ठीक है ना भाई। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस का 2। आई एम श्योर कि कोई गलती नहीं की है, तो बिल्कुल ठीक है। और अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड देखिए, y इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 4 - 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2 अपॉन 2। देखते हैं एक बार इसको। तो y कितना आ गया, ध्यान से देखना बेटा, 4 एज इट इज रहा भाई, -3 - 2 मल्टीप्लाई होके +6 आएगा, और होल अपॉन में 2।
तो 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, डायरेक्ट लिख दो y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 5 आ गई। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए, ये x और ये y। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको देखते हैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे एक बार। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपसे सबसे पहले कहा है कि आप कोफिशिएंट निकालिए। तो a1 a2 कितना है बच्चे, 8 और a2 3। फिर b1 b2 देख लेते हैं, b1 b2 कितना आ रहा है, 5 और 2। फिर c1 c2 C1 C2। अच्छा मैंने आपको ये कहा था कि भैया C1 C2 आपके लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसको आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। देखिए 9 और 4 प्लस का है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये मैं इधर ले आया तो माइनस का हो गया और इक्वल टू में 0 आ गया। ये भी इधर आ गया तो माइनस का हो गया, इक्वल टू में 0। तो C1 अपॉन C2 कितना आ गया बेटा, -9 और माइनस का 4। तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं फॉर्मूला पुट करके। तो x अपॉन में इक्वल टू वाई अपॉन में इक्वल टू 1 अपॉन में। तो बच्चे x के अपॉन में क्या आता है, b1 c2 माइनस b2 c1। फिर c1 से स्टार्ट करेंगे, c1 a2 c2 a1। फिर a1 से स्टार्ट करेंगे तो a1 b2 a2 b1। ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो x अपॉन b1, b1 चेक कर लो 5, C2 माइनस 4, फिर माइनस B2 2 है, C1 माइनस 9, इक्वल टू में y अपॉन में C1 माइनस 9। आगे देखते हैं C1 के बाद A2 की वैल्यू 3 माइनस C2 इज माइनस 4, A1 8। तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अब A1 8, B2 कितना है बेटा, 2 है, माइनस A2 3 है, B1 इज 5। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। देखिए बेटा, तो x अपॉन कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस का, और 9 2 जा 18 माइनस प्लस का 18 है ना, इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस का, और यहां पे माइनस प्लस का 8 4 जा 32 इक्वल टू 1 अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। ओके, यहां तक भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो x अपॉन में देखो कितना आएगा, -2 आएगा बेटा, और y अपॉन में कितना आएगा बच्चे, 27 यानी कि 5 आएगा, है ना, प्लस का 5। 32 माइनस 27 करेंगे तो प्लस का 5 आएगा ना। और इस तरफ देखते हैं राइट हैंड साइड में 1 अपॉन 16 माइनस 15 दैट इज 1। अब एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू कितनी देख रहे हैं बच्चे, -2 आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और y की वैल्यू 5। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आंसर क्रॉस चेक करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना आया था, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। बिल्कुल ठीक है आंसर, आप नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solutions if they exist by any algebraic method। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, है ना, और किसी भी अलजेब्राइक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने 3 अलजेब्राइक मेथड सीखे हैं बेटा, एक सब्स्टिट्यूशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनना। तो बेटा पार्ट 1 है इसका, कहता है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखा है बेटा when a student A takes food for 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charges। ठीक है, whereas a student B who takes a food for for 26 days ₹1180 as hotel charges। full stop। find the fixed charges and the cost of food per day। यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा, कहता है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, यानी कि जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो कुछ इस प्रकार है कि उसमें एक तो फिक्स चार्ज है और बेटे पर डे चार्ज है जो आप मैस में से फूड लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से तो एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, वो कितने दिन के लिए लेती है बेटा? 20 दिन के लिए। तो कितने पे करती है? 1000 रुपये पे करती है। यानी कि 1000 रुपये उसने कितने दिन के लिए पे करे हैं? 20 डेज के लिए उसने पे करे है ना। ठीक है, अब 20 डेज में एक चार्ज तो उसके फिक्स्ड होंगे और एक पर डे चार्ज होंगे, है ना, जो फूड के पर डे चार्ज है। तो लेट सपोज कि अगर मैं फूड के पर डे चार्ज को y से डिनोट कर देता हूं तो 20 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? एक दिन का चार्ज अगर y रुपीज है तो 20 दिन का कितना होगा? 20y। ठीक है, और इक्वल टू में उसने कितने पे करे बच्चे? 1000 रुपए। क्लियर है? ऑल्सो सेकेंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड सिचुएशन के लिए उसने बोला था कि एक स्टूडेंट बी है who takes food for 26 days, वो 26 दिन तक खाना लेता है। तो इसका मतलब 26 बाई तो ये हो गया फूड का चार्ज, और फिक्स चार्ज इसका x होगा सेम। और कितने पे करता है बेटा? 1180, यानी कि 1180। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस फॉर द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसको ना। पहला पार्ट है, तो सबसे पहले बच्चे जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। मैंने फिक्स्ड चार्ज को x रुपीज लेट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एंड द कौन से चार्जेस थे बेटा? फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड द चार्जेस फॉर फूड पर डे बी ₹y। और जो फूड के पर डे के चार्ज है उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया है? y से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे जो स्टूडेंट ए थी वो कितने दिन के लिए बेटा पे करती है? कितने दिन मतलब खाना लेती है? 20 दिन खाना लेती है ना। तो यानी कि उसको एक तो फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे और 20 दिन के हिसाब से ये भी देना होगा। तो कितने पे करती है? 1000 रुपये पे करती है। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड सिचुएशन थी उसमें स्टूडेंट बी ने कितने दिन के लिए बच्चे? 26 दिन के लिए। तो एक्स तो फिक्स चार्ज देना ही है और 26 दिन के लिए फूड चार्ज देना है उसको। तो कितना पे किया उसने? 1180 रुपये। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं और इन दो इक्वेशंस को आपसे बोला गया है कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको तीनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। मैं फिलहाल इसको एलिमिनेशन मेथड से कराता हूं आपको, है ना। तो मैं आपको एलिमिनेशन से करा रहा हूं, बाकी दो से आपने खुद सेल्फ ट्राई करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं बच्चे कि इनके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इत्तेफाक से कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल थे, तो कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बस साइन चेंज कर देंगे अगर सेम है तो। ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे अगर सेम है तो।
तो x से x कैंसिल हो गया, 26y में से 20 गया तो माइनस का 6y आएगा बेटा, और इस तरफ आएगा 180। चेक कर लो, माइनस का 180 आएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 से 3 बारी में, ठीक है, और 0 का 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 30 आ गई। तो y क्या था बेटा, फूड का पर डे चार्ज था, यानी कि पर डे का जो फूड है वो कितने रुपए का बेटे, 30 रुपए का। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं एक या दो में, तो पुटिंग जो इजी लगे उसमें कर दीजिए बेटा। y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं, चलो फर्स्ट ही छोटी लग रही है थोड़ी सी। तो x प्लस 20 इंटू वाई दैट इज 30 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 1000 एज इट इज। अच्छा दोनों को इंटू करो, कितना आएगा, 3 टू 6 और 2 0 है ना, यानी कि 600, और प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, चेक कर लो, 400। तो बच्चे ये क्या आ गया, ये फिक्स चार्ज आ गया है ना। और ये कौन से चार्जेस थे बेटा, फूड चार्जेस थे पर डे के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक बार सेकंड पार्ट इसका, इसको आप नोट कीजिए। देखो बेटा फिर सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार इसका। सेकंड पार्ट में कहता है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, बट कब होता है देखते हैं, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि अगर उसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अब मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन अगर x/y है, तो उसके न्यूमरेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा था बेटा, 1। अगर मैंने इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये 1/3। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, कहता है कि एंड इट बिकम्स 1/4, कहता है कि 1/4 हो जाएगा, बट कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में से 8 अगर ऐड कर दिया जाए तो, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो बच्चे समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, आपने इसको सॉल्व तो खुद ही करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है बच्चे, कब होता है, जब उसके न्यूमरेटर में से एक कम कर दिया जाए और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, कुछ करना ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। सो 3x माइनस वाई, और ये उधर जाएगा तो +3। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ऑल्सो सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, कहता है कि फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा, बट कब, जब उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो गया बच्चे 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। इसके आगे यार आप खुद करो, बहुत इजी है। देखो ना, एलिमिनेशन मेथड से भी अगर करोगे तो कितना इजी है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, बस साइन बदल के आपने कर देना है एलिमिनेट, और अच्छे से कर सकते हो आप। इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं फिर थर्ड पार्ट की तरफ। देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट ना एक बार। कहता है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। भैया यश ने कितना स्कोर किया है टेस्ट में, 40 मार्क्स ना। कंडीशन भी देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। कहते हैं कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर वो सही आंसर देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। मान लेते हैं कि उसने x सही आंसर दिए होंगे, तो 3 इंटू एक्स दैट इज, इसके मार्क्स मिल गए कितने, है ना। और कहता है कि एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मान लेते हैं कि y उसने रॉन्ग आंसर दिए होंगे, तो उस पर वो 1 मार्क्स अपना कटवा देता है। तो कटवा देता है तो बचे हुए कितने मार्क्स उसको गेन हुए, 40 मार्क्स। तो बच्चे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। कहते हैं कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में सिचुएशन में कहता है कि 4 मार्क्स मिलते हैं उसको करेक्ट आंसर देने पर, एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इनकरेक्ट आंसर पे, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो इस केस में यश कितना स्कोर करता है बच्चे, 50 मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। आगे लिखा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन दी टेस्ट। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं,
वो आपने बताना। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे? मैंने माना कि भैया राइट जो यश ने जिसका आंसर सही दिया है वो कितने क्वेश्चंस थे? एक्स। जिसने यश ने जिसका आंसर गलत दिया है वो कितने क्वेश्चंस थे? वाई थे। और ये बात कंफर्म है कि यश ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? एक्स प्लस वाई होंगे। यानी कि आपने फाइंड आउट क्या करना है? एक्स प्लस वाई निकालना है ना। चलिए पहले एक्स निकाल लेते हैं और वाई निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्स प्लस वाई देख लेंगे। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भैया कहता है कि 3 मार्क्स मिलते हैं उसको सही आंसर देने पर। तो सही आंसर उसने कितने दिए थे? एक्स, तो 3 इंटू एक्स। और गलत आंसर देने पर 1 नंबर उसका कट जाता है। तो गलत आंसर उसने कितने दिए? वाई, तो 1 के हिसाब से वाई। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये इसको कितने स्कोर मिला है बेटा? 40 मार्क्स उसने गेन किए, है ना। ऑल्सो सेकेंड सिचुएशन भी देखते हैं इसकी। कहता है कि सही आंसर देने पर उसको 4 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर देने पर उसके 2 नंबर काट लिए जाएंगे पर क्वेश्चन, है ना। तो कितने गेन करता है यहाँ पे? 50 मार्क्स गेन कर लेता है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई है बेटा, और ये सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंट देता हूं इसके लिए। आपने क्या करना है, आपने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। सबसे इजी तो वही रहेगा, क्योंकि अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूं तो यहाँ पे 2y बन जाएगा और यहाँ पे पहले से 2y है ना। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी मैंने बताया आपको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसको करना है। चलो एलिमिनेशन मेथड से इसको मैं करा देता हूँ, बाकी 2 से आप करेंगे इसको, है ना। तो देखिए एक बार, 3 to the 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। तो ये तो सेम ही रहेगा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। साइन चेंज, प्लस ये माइनस ये कैंसिल। 6 में से 4 गया तो 2x बचा प्लस का। 80 में से 50 गया तो 30 बचेगा बेटा प्लस का। और 2 से 15 टाइम्स में कैंसिल, तो x इक्वल टू 15। यानी कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने सही आंसर दिया होगा जिसका, है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फर्स्ट या फिर सेकंड में। तो फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया? चेक कर लो, 45 आएगा, 15 3 और ये इधर आएगा तो माइनस 40, और ये माइनस वाई है तो उधर जाके प्लस वाई हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू कितना गया? 45 में से 40 गए तो 5। यानी कि 5 उसने क्या करा है बेटा? 5 क्वेश्चन उसने गलत दिए हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर उसने गलत दिए हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग सुना है ना, तो उसके मार्क्स उसके कट गए होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे बेटा टेस्ट? देयर इज अ 20 क्वेश्चंस, है ना। टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन है बेटा? 15 सही किए उसने और 5 गलत किए। तो टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? 20। ठीक है। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इज कितने हैं बेटा? 15 प्लस 5 दैट इज 20, है ना, इक्वल टू 20। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो बाकी ये 2 मेथड से आप इसको खुद करना। मैंने एलिमिनेशन मेथड से करा दिया है आपको, आप सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ट्राई करें एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले। देखते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे सभी जने एक बार। कहता है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। यानी किसी हाईवे पे 2 प्लेस हैं। लेट्स सी के ए प्लेस है ये और ये प्लेस बी है, और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से ना, 2 प्लेसेस। ठीक है। अब आगे लिखा है, कहता है कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार ए से स्टार्ट होती है ना, यहां से एक कार स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से। ठीक है। और कहता है कि एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक कार यहां से स्टार्ट होती है। अनदर फ्रॉम बी
एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, लेट सपोज के दोनों 9 बजे स्टार्ट हो रही है, 10 बजे, एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है दोनों ना, एट द सेम टाइम, कहता है कि इफ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही है। मैंने मान लिया कि ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ से जो कार स्टार्ट हुई है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो कहता है कि सेम डायरेक्शन, क्वेश्चन सेम टाइम ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, कहता है कि एट डिफरेंट स्पीड्स, और इनकी जो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि अलग अलग है। कहता है कि दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, पहले मैं लिख लेता हूं। कहता है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती, तो अपोजिट यानी कि कुछ इस तरीके से, तो कहता है ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाती है। ठीक है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, हमें दोनों कार्स की स्पीड बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसको अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लेट कर ली, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हु स्टार्ट प्लेस ए, जो कि प्लेस ए से स्टार्ट हुई है, बी x किलोमीटर पर आवर, और जो प्लेस बी से स्टार्ट हुई है उसको, उसकी स्पीड को मैंने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा बेटा, मैं 2 केस बना रहा हूं यहां पे। एक केस फर्स्ट है, ठीक है। केस फर्स्ट में ये आपका एक हाईवे है ना, और इसने बोला था कि ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये मीट करती है 5 घंटे बाद। तो ये कार यहां से स्टार्ट होके इस तरफ गई, ये कार यहां से स्टार्ट होके इस तरफ गई, तो दोनों की दोनों मीट कर गई एट दैट पॉइंट, यानी कि मैं इस पॉइंट को चलो P मान लेता हूँ। P पॉइंट पे ये आफ्टर 5 आवर्स मिल जाती हैं। तो बच्चे अब आप ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना कि जो ए प्लेस से स्टार्ट हुई थी कार, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए पॉइंट से जो स्टार्ट हुई थी उसने ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज एपी। और जो बी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसने कितना बीपी डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ तक, तो ये बीपी है ना, ये डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस। तो बच्चे अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। और वैसे भी मुझे गिवन तो ए बी है 100 किलोमीटर, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं इक्वेशंस को बनाऊंगा, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, एक फॉर्मूला होता था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, स्पीड इनटू टाइम बनेगा, है ना, क्योंकि यहां पे तो डिस्टेंस की बात हो रही है ना। तो जो ए पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई थी, अब अगर मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो बच्चे मैं इस फॉर्मूला पुट करूंगा। ये फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी भैया, जो यहां से कार चली थी उसकी स्पीड कितनी थी, चेक कर लो, एक्स मानी थी ना आपने, और टाइम कितना लगा है, टाइम 5 घंटे लगा है, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट सिचुएशन में 5 घंटे लगते हैं, तो 5x क्या आया बेटे, डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस कितना था, एपी डिस्टेंस था, है ना, तो एपी की जगह मैं 5x लिख सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली बीपी यानी कि जो कार बी प्लेस से स्टार्ट हुई है, तो उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो उसकी स्पीड है y और टाइम तो 5 घंटे है, तो 5y कह दूं मैं इसको यहां पे। और ए बी आपको गिवन था 100 किलोमीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन थोड़ा सा छोटा करने के लिए 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 कॉमन है क्योंकि, तो आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 5 तो नहीं 10 20, यानी कि ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है बेटा, चेक कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा आपको। अब दूसरा केस देखते हैं इसका ना, दैट इज केस सेकंड। तो केस सेकंड में कह रहा था कि ये हाईवे है, ये ए पॉइंट है, ये बी प्लेस है, और यहां से जो कार चल रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि इधर से जो कार चली है वो इस डायरेक्शन में, तो इधर से जो कार चली है वो इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे किसी पॉइंट पे आके मीट करेंगी, लेट्स से कि मैंने क्यू पॉइंट मान लिया इसको, है ना, क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है। तो बेटा जो यहाँ से कार स्टार्ट हुई थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भाई, चेक करो ना आप, यहां से लेकर यहीं तक तो क्या होगा, यानी कि ए क्यू। और जो यहां से कार स्टार्ट हुई थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ऑब्वियस सी बात है बी क्यू।
और इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं प्लस कर दूं तो आप चेक कर लो बेटा, ए बी आ जाएगा, है ना बच्चे। तो ये ए बी आ गया। तो ए क्यू ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अब उसको देख लेते हैं भाई। ए क्यू ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ए क्यू की स्पीड, भाई इस वाली कार की स्पीड ना, तो इस वाली कार की स्पीड तो x थी, और टाइम कितना लगा था, चेक कर लो 1 घंटे। तो ऑब्वियस सी बात है 1 इंटू एक्स आएगा डिस्टेंस, 1 इंटू एक्स। भाई स्पीड कितनी है, स्पीड आप देखो x, और टाइम कितना लगा 1 घंटे, तो 1 इंटू एक्स, दैट इज x लिख दूं डायरेक्टली। सिमिलरली बी क्यू वाले के लिए y आएगा खाली y इंटू 1 और बराबर 100। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चे, अब इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं और देखेंगे ध्यान से। देखिए दोनों इक्वेशन बन चुकी है, अब सॉल्व करना बाकी है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और बाय किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये पहली थी। दूसरी थी x प्लस वाई इक्वल टू 100। चेक कर लो, दूसरी इक्वेशन यही है ना। तो बेटा साइन ऑलरेडी चेंज है, कैंसिल कर दो डायरेक्टली, x और x 2x हो गया, और ये हो गया 120। तो x इज इक्वल टू वॉट, अब चेक कर लो 2 से 120 कितने टाइम्स में कटेगा, 60 टाइम्स में ना। तो ये आ गया 60। अब 60 को हम पुट कर देते हैं पहली या दूसरी किसी में, तो दूसरे में ही कर देते, चलो ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करते हैं, देखते हैं। x की जगह 60 आ गया बेटे, और प्लस y इक्वल टू 100 है। तो y इक्वल टू चेक कर लो 40 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 100 माइनस 60 करूं तो 40 तो आएगा। ठीक है, तो जो ए प्लेस से स्टार्ट हुई थी कार, उसकी स्पीड कितनी आ गई बेटे, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो बी प्लेस से स्टार्ट हुई थी कार, उसकी स्पीड कितनी आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी आंसर लिख देंगे स्टेटमेंट में, हैंस द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार who start from place A is कितनी है बेटे, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड car who start from place B is 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। तो अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, आप इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, एक बार देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट एक बार ना। ठीक है, कहता है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि जो एरिया है किसका, रेक्टेंगल का, वो कितना रिड्यूस हो जाता है बेटा, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ को ये मानता हूँ और ब्रेथ को y मानता हूँ, तो आप चेक कर लो कि एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई। तो ये कितना रिड्यूस हो रहा है, 9, है ना। तो कुछ ऐसी आएगा। और आगे कहता है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। ठीक है, अगर इसकी लेंथ 5 यूनिट से रिड्यूस हो रही हो, और इसकी ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रही हो 3 यूनिट से, पहली सिचुएशन के लिए तो ये बोला है। अब कहता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया जाए, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से इंक्रीज किया जाए, तो कहता है द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट। तो जो उसका एरिया है वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आपने रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है। ठीक है बेटा, आपने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, एक्स यूनिट। ठीक है, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई यूनिट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो बेटा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में लिखा था कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है? तो ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वाई। तो रेक्टेंगल का एरिया यही तो होगा, एक्स वाई। लेकिन ये 9 यूनिट कम हो जाता है, तो इसमें से 9 यूनिट को कम करना पड़ेगा। बट ऐसा कब होता है बेटा, है ना, आई रिपीट, ऐसा कब होता है जब उसकी लेंथ 5 यूनिट कम हो जाती है। तो पहले लेंथ कितनी थी, एक्स थी, अब कितनी हो गई, 5 यूनिट कम हो गई। और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाती है। तो पहले ब्रेथ y थी, अब 3 यूनिट बढ़ गई तो 3y हो गई। तो बच्चे ये लेंथ है गई, ये ब्रेथ आ गई, दोनों को इंटू करो तो एरिया ही तो आएगा। अब एरिया कितना आएगा, नया एरिया ये आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं एक बार। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो पहले तो आ गया एक्स वाई, फिर 3 से करूँगा तो 3x, फिर 5 से करूँगा तो माइनस का 5y, और 5 3 15 माइनस का इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस का एक्स वाई है ये उधर जाएगा, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म। बचा क्या यहाँ पे, 3x माइनस 5y, और आप चेक कर लो ये 15, देखो ना 15 नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 इधर नेगेटिव है, तो 15 में से 9 गए, 6 बचे। डायरेक्ट लिख दो बेटा इक्वल टू में 6। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। ऑल्सो सेकंड सिचुएशन में उसने कहा था कि उसका जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो एरिया कितना है बेटा, फिर से वही एक्स वाई तो एरिया है, अब बढ़ के कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 67 हो गया। लेकिन ये बढ़ा कब, जब उसकी लेंथ 3 यूनिट बढ़ गई। तो उसकी लेंथ बढ़ गई 3 यूनिट और उसकी ब्रेथ बढ़ गई 2 यूनिट। तो बेटा पहले लेंथ x थी, अब 3 यूनिट बढ़ गई x प्लस 3, और पहले ब्रेथ y थी तो बढ़ के कितने हो गया y प्लस 2। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, और ये एरिया है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी। देखते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो एक्स वाई 2x 3y 3 2 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई फिर से कैंसिल हो गया है, अब बचा क्या 2x प्लस 3y, और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 61। भाई चेक कर लो, 67 में से 6 माइनस हो तो 61 ही बचा ना। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जो मैंने डायमेंशंस लिए वो सही लिए ना बस। तो 67 था, बिल्कुल ठीक है, और 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, ये भी बिल्कुल ठीक है, और 67 यूनिट इंक्रीज हो रहा था, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। तो 2 इक्वेशन आपके सामने, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो किससे करें? मेरे हिसाब से तो मेरा माइंड तो कहता है कि एलिमिनेशन से ही कर दो, थोड़ा इजी रहता है। तो अगर मैं एलिमिनेशन से करता हूं तो इस इक्वेशन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ना, मैं एक काम करता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ। तो इसका एलसीएम 6 है, अब मुझे 6 बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है इसको 2 से इंटू करूँगा तभी तो 6 बनेगा, और इसको 3 से करूँगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार। 2 से जब मैंने इंटू किया, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2,
बाय एलिमिनेशन मेथड आप आगे लिख सकते हैं, या किसी और मेथड से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। हाँ तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ बेटा, देखना 3 to the 6x, ठीक है, 5 to the 10 और 6 to the 12, ठीक है। 3 to the 6x, 3 3 are 9y is equal to 3 1 are 3 और 6 3 are 18, ठीक है, 183 है ना। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया, ये तो गया। अब देखो ना 10 और 9 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 10 और 9 19, माइनस का 19 भाई आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा बेटा, इस तरफ आएगा, अगर 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 7 नहीं, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और 1 का 1 एज इट इज, बट माइनस का। मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, आगे देखते हैं। सो y इज इक्वल टू 171 अपॉन, देखो ना इनटू से डिवाइड में रहेगा, अपॉन दिस, ठीक है। अब देख लेते हैं किससे जाएगा, तो एक बार देखते हैं 9 टाइम से जाएगा क्या, 19 9 9 में 81, एक कैरी 8 9 कम 9 8 8 16 17, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 9 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाता है ये, ठीक है बेटा। तो y कितना आ गया बच्चे, 9 यूनिट आ गया, और y क्या था बेटा, y था उसकी ब्रेथ, है ना। y क्या थी, y थी बेटा रेक्टेंगल की ब्रेथ। अब लेंथ और निकाल लेते हैं, लेंथ निकालने के लिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 या 2 किसी एक में। तो पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज 3x माइनस 5y, y की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 6। सो 3x, अब देखना ये 6 तो एज इट इज रहा, 9 5 45 भाई, 5 9 45, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 45। तो x इज इक्वल टू, देखो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 51, और ये 3 डिवाइड में, तो 17 टाइम्स में चला जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 17 यूनिट्स, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट में अपना आंसर लिख देना कि hence the length of rectangle be 17 units and the breadth of rectangle be 6 unit। अब एक बार इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3.5 एक्सरसाइज है ना, 3.5 का लास्ट क्वेश्चन, 17 और 9, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आप इस क्वेश्चन को बाकी के 2 मेथड से अपने आप सेल्फ ट्राई करें, और पूरी एक्सरसाइज हो गई है बहुत अच्छे से, कोई डाउट बचा नहीं है, और फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू सो मच।